हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, जैसे मैंने आप सभी को वादा किया था कि इस चैनल के माध्यम से यानी मिस्टर पांडे एकेडमी के माध्यम से बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगा, जिसका पहला अध्याय सीडीपी से चालू होगा। साथ ही साथ आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी प्रश्न इसमें से छूटे तो आपके कंसेप्ट छूट जाएंगे। यदि आपके कंसेप्ट छूट जाते हैं तो फिर सीटेट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले की अपेक्षा सीटेट में बहुत कुछ चेंजिंग हो चुकी है और इस वजह से मैं हमेशा आप सबसे निवेदन करूँगा कि इसके लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए, पहला पॉइंट सीडीपी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पहला प्रश्न होगा। चलिए, पहला प्रश्न पहला सेट का आप सबके समक्ष रहा। आराम से 2 मिनट पढ़िए और इसका निष्कर्ष निकालिए। मैं भी आपके साथ दोहराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर शब्दावली, याद रखिएगा, पाठ्यचर जो है वह शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। यानी जो आपका पाठ्यचर हो गया, ये किसकी ओर संकेत करती है? संकेत किसकी तरफ है? तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु की तरफ। दूसरा ये कह रहा है आपका कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि मूल्यांकन प्रतिक्रिया। चौथा ये कह रहा है कि कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। साथियों, मैं आप सबको समय देता हूँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा समय लेकर इसका आंसर दीजिए, मैं तुरंत इसका जवाब दूंगा। ओके साथियों, मेरे ख्याल से आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए साथियों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। अब ये क्यों होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने एक नाम सुना होगा या फिर अगर नहीं सुना है तो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेट करना चाहूँगा। NCF 2005 का फुल फॉर्म में होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर रूपरेखा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जो शिक्षा दी जाएगी, जो उनको बताया जाएगा, उनमें उनकी प्रतिदिन अनुभव को भी शामिल किया जाएगा और अनुभव को शामिल करते हुए ही उनको आगे का ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वह एक दूसरे का साथ फैमिलियर हो सके, समझ सके और विद्यालय रोजाना आ सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के काम करना है। साथ ही साथ मैंने अभी जो जिक्र किया है NCF 2005, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विषय पर मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो बना के दूंगा, ताकि इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएंगे तो आपके छूटेंगे भी नहीं। तब तक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या चीज़ कि निचली कक्षा में, निचली मतलब क्या हो गया? 1 to 5, याद रखिएगा। निचली मतलब क्या हो? 1 to 5 और अपर मतलब क्या हो गया? 6 to 8। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह क्या रहा है कि निचली कक्षा में जो शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है, जो शिक्षा के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, उसमें खेल पद्धति एक बहुत भूमिका निभाता है। अब यह आपसे जानना चाहता है ये प्रश्न कि यह खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, या दूसरा है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या चौथा ये कह रहा है कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब मन में ढूंढ लीजिए, मैं तुरंत आपको दूंगा। चलिए साथियों, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। देखिए साथियों, जाहिर सी बात है, खेल पद्धति की बात आई है तो खेल में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी विकास एवं वृद्धि, विकास जो आपके मानसिक तौर से हो गए, वृद्धि जो शारीरिक तौर से हो गए, यह किसके अंतर्गत आता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कहा जाता है हमेशा कि 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं उन्हें अधिकांश खेल पद्धति के माध्यम से ही किसी भी पढ़ाई को संपन्न कराया जाए, ताकि वो अच्छे से सीख सके, एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो सके, एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर सके, जिससे वह विद्यालय आने के लिए हमेशा इच्छुक रहें। आजकल का जो माहौल बना हुआ है, जैसे बच्चे हमेशा घर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, विद्यालय को छोड़ के जैसे बाहर निकल जा रहे हैं, तो इसलिए इस सिद्धांत को लागू कर दिया गया। कहा गया कि खेल पद्धति के माध्यम से विद्यालय में शिक्षा पद्धति को अपनाई जाए। आगे अगला कोई प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मेरे ख्याल से मेरे द्वारा जो बताया गया टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार को जरूर साझा करें। आपका विचार मेरे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। एक बच्चा अपने अतीत मतलब जो बीती हुई बात होती है, समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया, मतलब कुछ लेता है, कुछ अडॉप्ट करता है, उसके आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। याद रखिएगा, कुछ लेता है, उसके अनुसार वह एक काम करता है। तो ये बताइएगा, यह प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि इस बच्चे के अंदर किस प्रकार का यहाँ नियम लागू किया गया है, किस प्रकार के नियम इसमें लागू हो रहे हैं। क्या सीखने के यहाँ पर सादृश्यता नियम लागू हो रहा है, या सीखने का प्रभाव नियम लागू हो रहे हैं, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्त नियम लागू हो रहा है, या तत्परता का नियम लागू हो रहा है। साथियों, आपका समय प्रारंभ होता है, अब तुरंत इसका आंसर दीजिए। देखिए, प्रश्न बहुत इजी है, आप एक बार इसको अच्छे से पॉज करके भी पढ़िए और प्रयास कीजिए खुद से देने का। आइए साथियों, बताते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्य अगर वह अनुक्रिया करता है, यानी पिछले सेशन में उसने कुछ सीखा है, जैसे मान के चलिए को 2 का टेबल पढ़ा है, तो 2 के टेबल से वो जान गया क्या चीज़, हाँ 2 × 3 = 6, और ठीक उसको फिर बदल करते हुए 3 × अगर 2 कर दिया, तो इसमें वो गलत नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उसने जो नियम स्थापित किया है, वह नियम स्थापित किया है प्रभाव का नियम, यानी उसके प्रति उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसके जानने के बाद उसमें क्या विकास हुआ है, यह सिद्धांत बताता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पिछली बच्चा जब अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया, जिस भी परिस्थिति में की गई उसी स्थिति के प्रति अनुक्रिया अगर करता है, तो वह प्रभाव के नियम से ही समझा जाता है। अगला बिंदु हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये ऑलरेडी मैं आपको टॉपिक बना चुका हूं, आप अगर नहीं देखे हैं तो इस टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाइए और तुरंत देखिए। मैंने आपको बताया है कि अधिगम अक्षमता, इससे प्रश्न डेफिनेट है, 2 नंबर तो एकदम पूछे जाते हैं, हर बार भर भर के प्रश्न आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए बिना समय गंवाए प्लेलिस्ट में जाइएगा और तुरंत देख लीजिएगा। डिसलेक्सिया, याद रखिएगा, जो डिसलेक्सिया शब्द है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से है, या व्यवहार संबंधित विकार से है, या पठन विकार से है। आपको मैं स्पष्ट इसके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हर एक जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का एक एक वैल्यू है। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, आपकी समझ आधारित प्रश्न है। अगर आपकी समझने की क्षमता इस प्रश्न के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीटेट की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर से आप वीडियो देखिए और देखकर स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, और मेरे द्वारा दिया गया जो विकल्प है उसमें कितनी हद तक इस प्रश्न के साथ मैच कर रहा है। हम आपको बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ लेना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठते समय एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसका पैटर्न को भी समझना आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसी आधारभूत से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम मिलकर करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, ठीक ना, शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहली बात आप स्पष्ट समझिए। इस प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी बच्चे के अंदर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है, शिक्षक का गुण ही का मतलब हो गया कि किसी भी बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। कहा जाता है कि समावेशी कक्षा में हर तरीके के प्रत्येक बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी एक बच्चे को ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और किसी एक बच्चे के ऊपर कम ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो मानसिक विकास होना चाहिए जिस स्तर से, उस समय एक बाधा उत्पन्न हो जाता है, और एक कहीं ना कहीं शिक्षकों के द्वारा बनाया गया जो फाउंडेशन एक बाधा आता है, उससे अभ्यर्थी हमेशा निराश हो जाते हैं। उनके अंदर जो काबिलियत होती है, जो क्षमता होती है, उसमें वो निखार नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर देना है, हमको ये सोच के देना है कि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। अब इस पॉइंट को लेते हुए इस प्रश्न का हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तो अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालय, पहली बात है, कोई भी बच्चा हमारे पास है, हम उस बच्चे को कहीं नहीं भेजेंगे, उसके लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं। हमारे विद्यालय में आया है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ रहेगा, तो पॉइंट नंबर 2 तो ऐसे ही नहीं जाएगा। अच्छा, विशेष विद्यालय में भेजे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे भाई, क्यों भेजेंगे, बच्चा मेरा है, क्यों हो जाएगा दूसरे विद्यालय में। साथ ही साथ विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा, अरे भैया विशेष क्या होता है, हमसे विशेष बेहतर कौन हो सकता है, हम ही तो वो शिक्षक होते हैं ना जो उस अभ्यर्थी को पढ़ाते हैं। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अन्य बच्चों के साथ ही उन्हें हमें सम्मिलित करके रखना है, ताकि उनके अंदर जो कोई भी विकार हो वह हमेशा दूर हो जाए। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा देखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है, तो उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि हम अन्य बच्चों से हट के हैं। उनके अंदर एक मानसिक विकास का जो स्रोत है वो कम नहीं होना चाहिए। उनको ये प्राउड फील होना चाहिए कि अन्य बच्चों की तरह मैं भी इस विद्यालय का हीरो हूँ, और यही सोच के साथ हमें पढ़ाना भी है। साथ ही साथ हम अगर दृष्टिबाधित अगर बच्चा है, हम उसको बहुत लाड़ प्यार भी नहीं देंगे। कारण उसका, अगर
अन्य बच्चा देखेंगे तो उसके दिमाग में एक पहलू उत्पन्न हो जाएगा कि उस दृष्टिबाधित है तो सर उसको ज़्यादा मानते हैं, काश मेरा भी आँख खराब रहता ना तो हमको भी सर बड़ा मानते। इस तरीके की मनोवृत्ति जब बच्चे के अंदर पनपने लगती है तो समझ लीजिए कि आपने जो ज्ञान बच्चे को दिया है उसमें कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं और ये अभ्यर्थी के लिए सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आकलन को उपयोगी और रोचक, ध्यान रखिएगा, आकलन असेसमेंट यानी कोई भी चीज़ हम आकलन करते हैं उसे उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अब किसके प्रति सचेत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी बच्चे का अगर आकलन करते हैं, किसी भी बच्चे का असेसमेंट निकालते हैं, जानना चाहते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार का है, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसकी मानसिक स्तर कैसे हैं, वो किस तरीके से सोचता है, वो अन्य अभ्यर्थियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, साथ ही साथ वो पढ़ाई में किस लेवल पर है, तो उसमें हमें क्या चीज़ को सचेत रखकर कार्य करना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। चलिए एक देखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत, अरे ये तो उससे भी खतरनाक निकला, विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। भैया ये तो हमको लग ही रहा था डाउट में, लेकिन उससे भी बड़ा डाउट वाला तो ये मिल गया हमको। हम किसी भी बच्चे को बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं तो हम 50 स्टूडेंट में से सिर्फ एक बच्चे को अगर हम कहेंगे कि नहीं ये बहुत तेज तड़ा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो अन्य 49 बच्चों पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सबके समान में सबके विकास का कार्य करता हो। इसलिए पहला ऑप्शन तो लगा नेगेटिव है, लेकिन दूसरा वाला उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए पॉइंट को सिर्फ आंसर देकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, हम एक एक पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, उसको लेकर ही हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन। किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। अगर ये बोलता कि ये बताइए आकलन, उपयोग और रोचक प्रक्रिया बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे सही विकल्प है, तब यह ऑप्शन नंबर 3 तो सबसे बेस्ट विकल्प था। कारण बच्चा जो होता है सिर्फ क्लास में ही नहीं सीखता है, क्लास से बाहर भी सीखता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शैक्षिक यानी हमारे स्कूल, और शैक्षिक मतलब क्या, उससे हटे आसपास के माहौल से भी बच्चा अगर कुछ सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। और विविध, एक प्रकार की जानकारी नहीं है, उसे हर एक प्रकार की जानकारी देनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, नैतिक हो। जिस तरीके का जो हमारे अंदर, जिस तरीके से हम अपने गुण को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, वैसे उनको देना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है अभ्यर्थियों के नज़र में। अगर एक शिक्षक किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि करता है तो सिर्फ एक शिक्षक नहीं करता है, उस शिक्षक के साथ जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सब त्रुटि करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शिक्षक होना आसान कार्य नहीं है। शिक्षक होने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, अगले प्रश्न में जरूर देखने को मिलेगा। तब तक अगले प्रश्न चलते हैं। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इसमें बताइए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। कौन सा ऐसा बच्चा है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है। यहाँ निम्न 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है। देखिए तो सृजनात्मक विचार वाले बच्चे हैं, या फिर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले बच्चे हैं, या फिर वैसे बच्चे जिसकी अभिव्यक्ति की नवीनतम आती है, या फिर जिज्ञासा वाले बच्चे। इसका आंसर मेरे ख्याल से आपने सब ने दे दिया होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं, वो कभी प्रतिभाशाली अभ्यर्थी नहीं बन सकते। प्रतिभाशाली अभ्यर्थी में क्या गुण पाए जाते हैं, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो नहीं शब्द दिया गया था, तो एक बार नहीं काटकर हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में यानी बच्चे में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहली बात है सृजनात्मकता विचार। वो हमेशा एक क्रिएटिविटी सोचेगा, एक क्रिएटिविटी माइंड चलेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ सोचने का विकल्प आएगा। साथ ही साथ उसकी अभिव्यक्ति का जो होगा ना, यानी व्यक्ति में उसकी अपनी पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार देखने को मिलेगा। वह दूसरों से थोड़ा सा हट कर दिखेगा, आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि हाँ यह अभ्यर्थी में एक विशेष प्रकार के गुण है। साथ ही साथ उसके अंदर जिज्ञासा रहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछते रहेगा कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, सर ये क्यों हुआ, आखिर ये ऐसा ही क्यों हुआ। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों में रखा जाता है। तो एक प्रश्न में 2 आंसर छुपे हुए थे और दोनों का मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मेरी उम्मीद से आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे बहुत अच्छा प्रश्न होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करूँगा आप सबसे। देखिए क्वेश्चन में 8वें नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये प्रश्न भी है, साथ साथ इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पहला पॉइंट समझिएगा, यह संकेत किसने दिया था? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। यह जो संकेत है यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अन्य वैज्ञानिक का जो नाम है उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। पहली बात, आइए थोड़ा सा हम इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जीन पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। और इसके बारे में मैं बहुत जल्द आप सबके समक्ष वीडियो लाने वाला हूं। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, बस अपलोड करना बाकी है। जैसे ही अपलोड होता है मैं जीन पियाजे से संबंधित जितनी भी समस्या है उस सबको एक पॉइंट पर लाकर मैं रख दिया हूं। एक बार पढ़िएगा, डेफिनेट है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे तुरंत आप डील कीजिएगा। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा माफी चाहूँगा डिस्टर्ब के लिए। अगला जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर पावलोव के बारे में। देखिएगा पावलोव जो है, यानी पावलोव जो जिनको बोला जाता है, ये एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक कॉपी पेन पे इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे इसमें मैं प्रयास भी करूंगा कि इससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी समझ देते जाऊं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोहलबर्ग ने, इन्होंने नैतिक, याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास में 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण के 2-2 चरण है, उपचरण है। इसको जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, पियाजे, कोहलबर्ग और स्किनर, ये तो भाई 2021 और 22 के तो हीरो थे। कहने का मतलब साफ है कि ये आपको जो ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था सीटेट का, ये तीनों के तो हीरो थे, यही तीनों थे। इतने भर भर के प्रश्न इनसे पूछे गए हैं, इतने भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से प्रत्येक पेपर में कम से कम 5 से 7 नंबर, याद रखिएगा, 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं इससे। 1-2 नंबर के नहीं, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। इनके कॉन्सेप्ट को अभी भी आप क्लियर कर रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार भी प्रश्न आएंगे तो 5 से 10 नंबर से कम नहीं देखे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इस चैनल के साथ बने रहिए और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक पॉइंट की जानकारी दूंगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे नंबर से पास करवाना। साथ ही साथ स्किनर के बारे में थोड़ा सा चल जाते हैं। देखिएगा, इन्होंने जो दिया था, इनका 2 नामों से जाना जाता है, क्रिया प्रसूत बोल दीजिए या फिर यहाँ पर सक्रिय बोल दीजिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, इस नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपने ही बच्चे के ऊपर इसकी जो भी इन्होंने किया, अपने बच्चे के ऊपर ही रिसर्च किया। साथ ही साथ यहाँ पर कोहलबर्ग जो थे वो 4 वर्ष से ऊपर के बच्चे के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत सिद्ध किया। इनकी भी आलोचना हुई, इनकी भी आलोचना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको बताते जाऊंगा, ठीक ना। पावलोव के बारे में बता देना चाहूँगा कि पावलोव ने जो अपना सिद्धांत, जिसका सबसे इन्हें अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था, उसमें कुत्ता का जिक्र ज़्यादा है, ठीक ना। यानी कुत्ता पर उन्होंने मतलब अपना शोध किया था। और जो स्किनर हैं इन्होंने चूहा के ऊपर किया था, ठीक ना। तो कभी ध्यान रखिएगा, ये तो सीटेट में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बाकी अन्य टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस विषय वस्तु को मैं बताना मुझे लाजिम लगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर नज़रअंदाज मत रहिए, पूरे सक्रियता के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा सा 9 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए, कृतिका अक्सर अपने घर में, मतलब इस क्वेश्चन का हम सारांश बताना चाहेंगे। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वहीं काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि आखिर ऐसी कृतिका क्यों कर रही है। ये प्रश्न हमेशा एक बनता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई हैं, ये जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं सब वीवीआई हैं। और याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है रट्टा मारो तुरंत आंसर मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं कर रही है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर कोई बच्चा अगर घर में बात ज़्यादा नहीं कर रहा है तो उसके क्या चांसेस हो सकते हैं, क्यों आखिर वो ज़्यादा घर पे बात नहीं कर रहा है, विद्यालय में बात कर रहा है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा हम उसके तरफ जाएंगे। पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बात करने का तो अवसर नहीं दिया जाता है। कुछ हद तक दिया जाता है, कुछ हद तक नहीं दिया जाता है। तो चलिए एक मानते हैं कि हाँ, ये पॉइंट बन सकता है। अगला भी पॉइंट हम अगले तरफ भी थोड़ा पढ़ते हैं। शिक्षकों को यही मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। नहीं, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे को चिल्लाते रहे, एकदम उसको पढ़वाते रहो, गला सुखा दो, उसका मतलब पूरा कलेजा निकाल दो, ऐसा कुछ कोई शिक्षक नहीं करेगा, ये तो होने वाला नहीं है। अच्छा, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं रहता तो वो घर छोड़कर कहीं और रहती, तो ये भी ऑप्शन हमको सही नहीं लगा। चलिए चौथा नंबर ऑप्शन में चलते हैं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, ये एक पॉइंट ज़बरदस्त लगा इन चारों में से। कारण इसका आप थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कृतिका है अगर उसकी बात का वैल्यू जहाँ दिया जाएगा वह बात अपना वहीं रखने का प्रयास करेगी। मान लीजिए कि कृतिका चाहती है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूँ। कृतिका की अपना एक व्यक्तिगत विचार है, उसकी व्यक्तिगत एक पहचान है कि वो आगे चल के वो डॉक्टर बने, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि अगर घर में वो बोलती भी है कि दादी मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगी, तो दादी उसको हमेशा नकारात्मक प्रभाव से बोलती है, क्या खाने का ठिकाना ही नहीं है, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, ये बात वो बात, ये मतलब तरह तरह की बातों से उससे बोझ कर देना। अब उस बोझ को वो सह नहीं पाती है, इसलिए अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं या फिर वो कुछ जो कहना चाहती है वह घर पर स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाती है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक के रूप में आपको हमेशा अपने बच्चे के प्रति, यानी जो बच्चा विद्यालय में आता है वह आपका बच्चा है, और अपने बच्चे को अपने बच्चे जैसा मानते हुए उनके हर एक विचार को अहमियत देना है, महत्व देना है। अगर वो कोई भी बात कहता है, मान लीजिए कि उसका परिवार बैकग्राउंड वैसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं उसके अंदर ये ओपनअप देना है कि आप अपने बैकग्राउंड की वजह से यह काबिलियत हासिल नहीं कर सकती। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के अंदर उत्सुकता भरना, उसके अंदर जिज्ञासा भरना, उसके अंदर मोटिवेट करना, उसको मोटिवेट करना कि वह दुनिया में कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसका जीता ज़्यादा आप एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम का दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का दीजिए, माननीय हमारे इस समय के प्रधानमंत्री का दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जो एक छोटे नन्हे से बच्चे की कितनी बड़ी अहमियत हो जाती है उनके लिए। साथ ही साथ उन्हें हमेशा मोटिव करते रहना है। अपने गांव, समाज, आस पड़ोस के जो भी ऐसे बड़े लीडर, कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, हमेशा उन्हें मोटिव करते रहना है। उससे बच्चे के अंदर एक सृजनात्मक विकास होता है, और यही उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और ये शिक्षक के रूप में हमें यह कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षक बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होता है, और इसी सम्मान और सुदृष्ट दृष्टि से शिक्षक को देखा भी जाता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये पॉइंट एकदम सही है। एक शिक्षक को सबसे पहले अपने विद्यार्थी की क्षमता की समझ का प्रयास होना चाहिए। यह जानना आपका कर्तव्य है कि उस बच्चे के अंदर काबिलियत कितनी है, उसी के अनुसार उस बच्चे की जो शैक्षिक क्षमता होती है उसको तय करना है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका IQ लेवल बहुत हाई है, मान लीजिए कि 120 है, और किसी का 80 है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, IQ मतलब हो गया, आप समझिएगा, मानसिक एबिलिटीज़ को समझिए साधारण भाषा में, ठीक ना। तो कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, कोई बच्चा को समय 10 मिनट लगता है, कोई 1 मिनट में कर लेता है, कोई 10 मिनट में करता है। तो ये हमारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि हमें ये जानना, एकदम जानकारी रखना चाहिए कौन बच्चा 1 मिनट में कर सकता है, कौन बच्चा 10 मिनट में कर सकता है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक शिक्षक के रूप में आपका यह पहला कर्तव्य है कि विद्यार्थी की क्षमता की समझ हमेशा रहनी चाहिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। तो पहली बात है, जाहिर सी बात है, शिक्षक है तो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। शिक्षा शास्त्र तो होगा ही नहीं, सामाजिक दर्शन के बारे में चर्चा ही नहीं है, मीडिया मनोविज्ञान के बारे में तो हमको जानकारी ही नहीं देना है। बात एक अगर शिक्षक की हो रही है तो वो शिक्षक मनोविज्ञान की तरफ बढ़ेगा। कभी भी शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में मनोदशा को पहचानने का कार्य करेंगे कि वो अभ्यर्थी के अंदर कितनी काबिलियत है और कितनी नहीं है। पॉइंट नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेस है, आपके लायक प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं तो समझिए कि सीटेट आपके लिए बना हुआ है। अगर नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि 99 अगर गलत हो गए और एक भी सही है तो इसका मतलब आप काबिलियत तारीफ में हो। आपने एक प्रश्न तो समझा, और 1 से 99 पहुँचने में समय नहीं लगेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने आप को जितना आप कमज़ोर समझोगे उतना ही आप बलशाली हो। बस एक बार प्रयत्न करके तो देखो। पॉइंट नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया, पहली बात समझिए, सीखने की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा क्या है,
सीखने की प्रक्रिया क्या है, पहले जानिए। पहला बात है हम कैसे सीख सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, हम सीख कैसे सकते हैं। एक बच्चे के रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए सोचिए, क्या शिक्षार्थी यानी एक बच्चा को स्मरण शक्ति यानी उसे याद करने के लिए दिया जाए, सुनो याद कर लो, नहीं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। स्मरण करना, याद करना, रट्टा मारना, एक बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे के अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चा जब रट्टा मारेंगे, जब उसके रट्टा मारेंगे, स्मरण करेंगे, तो उसके विषय वस्तु को समझेंगे ही कहाँ। और हमारा जो भी प्रश्न उत्तर होना चाहिए, जो भी एक दूसरे से कन्वर्सेशन होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, वो एक दूसरे के समझ पर आधारित होना चाहिए, यानी एक दूसरे के समझ के साथ उसका उत्तर और प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ स्मरण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है। अरे ऐसा कैसे हो गया, कभी नहीं हो सकता है। कोई भी विषय वस्तु को अगर आप सीखते हैं तो जाहिर सी बात है, जब 2 का टेबल सीखे हैं तभी 3 के टेबल में भी सीखा है और 2 के टेबल में भी सीखा है। तो पिछला जो सीखा हुआ है वो नए अधिगम को अलग कैसे करता है, वो तो समायोजित करके काम करता है, वो एक दूसरे के साथ इंक्लूड होकर काम करता है। तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को तो उसमें जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ा जा रहा है तो उसके ज्ञान में तो वृद्धि हो रहा है ना, वो अलग कैसे हो गया, एक दूसरे के कॉपरेट के साथ वो कार्य कर रहे हैं। तो ये भी प्रश्न उत्तर सही नहीं है। शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने योग्य बनाना चाहिए। अरे भैया कोई रोबोट है ये, हाँ, कि एकदम तुम एक ही दिशा में रखोगे। अगर मान लीजिए कि बच्चा वो बहुव्यामी सोचता है, तो हम तो अभी बताए हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनकी एक अलग समझ होती है, उनकी जो सोच होती है वो हमारी सोच की तरह होती है। सिर्फ टाइप अलग हो जाते हैं, लेकिन मात्रा में कहाँ कम होते हैं, वो तो हमारी ही तरह सोचते हैं। तो ये कैसे हम कहेंगे क्या चीज़ कि हम एक दिशा में सोच रहे हैं, जब हम एक दिशा में नहीं सोच सकते तो हमारे बच्चे एक दिशा में क्यों सोचेंगे। हमें रोबोट थोड़ी बनाना है, हमें कोई मशीन बनाना है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है, बच्चे को हमसे भी बुद्धिमान बनाना है ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके। इसलिए यह प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं होगा। अगला जो बिंदु है, बचा हुआ 4, तो ऐसे ही ऑप्शन में लग रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ है इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, बिल्कुल सही है भाई। अगर बच्चा के अंदर अगर जिज्ञासा ना हो, रुचि ना हो सीखने का, तो बच्चा नहीं सीख सकता है। आप किसी बच्चे को मारते रह जाइएगा, इसीलिए तो ये पनिशमेंट वाला हटाया गया। बच्चे को मारते मारते आप थक जाइएगा। बच्चा जब खुद से नहीं चाहेगा कि हम इस विषय वस्तु को सीखें, हमें फिजिक्स सीखना है, हमें केमिस्ट्री सीखना है, हमें हिंदी सीखना है, मैथ सीखना है, जब वो खुद से अंदर से जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक वह बच्चा नहीं सीख सकता है, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को सबसे पहले अगर पढ़ाना है तो उनके अंदर रुचि उत्पन्न कीजिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सीटेट का क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझिए। मैं आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक हिम्मत भर रहा हूँ, ताकि आपको ये फीलिंग ना हो कि हम इसे नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार टिक लगा रहा था, यानी इसी तरह से क्वेश्चन बना रहा था, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10 में से मात्र 1 सही बनाया था। अब मैं बहुत निराश था, लेकिन उस निराशा में भी मुझे एक खुशी झलक रही थी कि मैंने 10 में से 10 नहीं, 1 तो सही बनाया ना। और उम्मीद आपको मैं बताता हूँ, विश्वास कीजिए आप कि मैं 10 दिन में 10 में से 5 सही बनाने लगा। तो जब मेरा मनोबल अगर वहीं टूट गया होता, तो आज मैं सीटेट आप सबके समक्ष लाकर पढ़ाता नहीं, मैं कहीं ना कहीं जाकर मायूसी के साथ अपना जीवन यापन करता। इसलिए मैं साथियों कहता हूँ कि अगर आपके अंदर 1% भी भरोसा है कि मैं कर लूँगा, तो उसे कर दीजिए। यह आपका क्लास है, ये पांडे एकेडमी आपका है। आपका क्वालिफाई, आपको पास कराना, आपके अंदर जिज्ञासा भरना, इस एकेडमी का सबसे पहला मूल कर्तव्य होगा। और इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं हमेशा आप सबके साथ रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है, इसको देखा जाए थोड़ा सा। देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है। समृद्ध मतलब क्या, अच्छा हो सकता है। कब? मैंने अभी आपको जिक्र में दिया था, ध्यान से पढ़ लेते हैं, इस बिंदु को फिर बताता हूँ। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, पहली बात, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहली बात आप समझिएगा कि मैंने अभी तुरंत जिक्र किया था NCF 2005। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आप जो अभ्यर्थी हैं, उस अभ्यर्थी को कभी भी कोई भी सीखने की जो समृद्धि उत्पन्न करवाना है, तो उसको वास्तविक दुनिया के साथ जोड़िए। अगर आप बच्चे को ताजमहल किताबों में दिखा रहे हैं और ताजमहल को ले जाकर आप स्वयं दिखाइएगा, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा।
ताजमहल जो किताबों में आप जो दिखाना चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा बच्चे वास्तविक तरीके से वहाँ से देख के आएंगे। इसलिए आप हमेशा देखिएगा अपने स्कूल में, अपने जो भी सरकारी स्कूल होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें हमेशा साल में 2 बार घूमना आयोजित किया जाता है, यानी एक टूर आयोजित किया जाता है। जो कोई भी स्थल हो सकता है वहाँ जाकर बच्चों को वास्तविक दुनिया के साथ उससे तालमेल बैठाया जाता है, जिसमें जू भी हो गया, चिड़ियाघर भी आ जाते हैं, आपके कोई भी स्मारक आ जाते हैं, बहुत सारे हो गए, लाल किला हो गए, आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे हो गए। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर चले जाइए। अगर देखिए जगह में भी आप जाइएगा उसमें भी आपको फ़ायदे रहते हैं। अगर कश्मीर के बारे में आप अप्रत्यक्ष रूप से बताइएगा और सामने बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखेगा तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको बच्चे के साथ कभी प्रत्यक्ष नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपको बताना है, यानी वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण में किया गया कार्य को ही अंतःक्रिया करते हुए उससे सुगमता के साथ सीखना समृद्ध होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं माना जाए। देखिए सीखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सीखना सीखना सीखना, यह बच्चे से ही रिलेटेड है। जो भी जितने भी प्रश्न आए हैं सब बच्चा, कोई आपके और हमारे लायक कोई प्रश्न है इसमें नहीं है। जब हमारे और आपके लायक कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपने दिमाग को सिर्फ बच्चे के प्रति समर्पित कर दें। जो भी प्रश्न होगा सिर्फ बच्चे से रिलेटेड ही होगा, यानी ध्यान रखिएगा बच्चा मेन सेंटर में होगा और आप उसके चारों तरफ इर्द गिर्द रहिएगा और उसके सर्वांगिक यानी संपूर्ण विकास का लेखा जोखा आप ही को रखना है। उसी अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी देना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान जहाँ शिक्षा प्राप्त होती है, अधिगम प्राप्त होती है, जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमें आप बताइए, क्या सिर्फ आप ट्यूशन पढ़कर, स्कूल पढ़कर पूरा दुनिया चला लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। पहली बात देख लेते हैं, क्या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है? पहली बात है हाँ, ये व्यापक प्रक्रिया है। पहला पॉइंट, सीखना लक्ष्यमुखी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिना लक्ष्य का तो कोई काम ही नहीं होता है। आप बिना लक्ष्य निर्धारित किए कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। अच्छा, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल है भाई, किताब से हटकर भी तो हमें सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल वो जो अन्य अधिगम भी होता है वो भी एक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? नहीं। देखिएगा 90% लड़के यही मिस करते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं और बाकी सबको पकड़ लेते हैं। जब नहीं छूटा तो प्रश्न छूटा, जब बात में नहीं आ गई तो याद रखिएगा नहीं का भाई नकारात्मक, ना भैया तो ना भैया। तो यहाँ पर ना भैया में क्या चीज़ है? शैक्षिक संस्था एकमात्र स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। भैया एकमात्र स्थान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं भैया तो हाँ आ जाइए नहीं भैया, ठीक ना। तो चोर चोर मौसेरा भाई वाली बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 14 यानी प्रश्न संख्या 14। देखते हैं 5वीं कक्षा में, यह प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना है। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है भाई, ठीक ना, जिसको देखने में सुविधा हो रही है, उसे क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन देखिए, हम ऑप्शन पढ़ के सुना दे रहे हैं, उत्तर आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पहली बात देखिएगा कि नीचे स्तर में निचले स्तर के कार्य में छूट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पार्शियलिटी की बात होगी तो भैया हम कुछ बोलेंगे नहीं, बाकी आप समझदार हैं। को माता पिता और मित्रों के द्वारा दैनिक कार्य करने की सहायता की जानी चाहिए। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। अब आपसे हम इतना लेक्चर देने के बाद इस प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं दे पाएँ तो मुझे बेहद खेद होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 बिगनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, प्राथमिक का मतलब क्या हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 शब्द को याद रखिएगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ऐसे शब्द आपके बनते हैं। जब प्राथमिक आ जाए तो 1 से 5 की तरफ दिमाग लगाना है और उच्च प्राथमिक आ जाए तो उसमें क्या लगाना है 6 to 8। हमेशा इस बात को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न में हमेशा डाउट क्लियर करवा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही उसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको जानना चाहूँगा, चाहे प्राथमिक हो चाहे आपको माध्यमिक हो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि एक शिक्षक के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए।
मैं इससे पहले जो प्रश्न अभी करा रहा था तो आप उसे सुन, अगर याद होगा तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। एक शिक्षक के अंदर सबसे बेहतरीन गुण क्या होना चाहिए? क्या पढ़ाने की उनके अंदर उत्सुकता होना चाहिए? नहीं भाई, पढ़ने का और पढ़ाने का उत्सुकता उनके अंदर नहीं, उनकी उत्सुकता तो अब क्या होना चाहिए? एक एक पॉइंट, धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषय का ज्ञान का दक्षता होना चाहिए, अंतः मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए साथियों, बिल्कुल यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें सबसे बेस्ट आपको चुनना है। ध्यान से देखिएगा, ये भी शिक्षक के अंदर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन इन सब में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लग रहा है? आपके और हमारे नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है जो बचा हुआ है, यानी धैर्य होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें दृढ़ता होनी चाहिए। आपके अंदर अगर धैर्य नहीं रहेगा तो आप किसी भी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले पाइएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप बच्चे के मार्गदर्शक हो, आपसे बच्चा सीखता है, आपके जो अंदर छवि होता है वो बच्चे अपने अंदर उस छवि को लाने का प्रयास करता है। तो आपका एक भी एक्टिविटी अगर थोड़ा सा भी बच्चे के मानसिक स्वभाव के अनुकूल नहीं हुआ तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह बहुत ही ज़्यादा कठिन विषय बनेगा आगे चलकर उस बच्चे के लिए। इसलिए सबसे पहले शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए और उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट है। उससे बच्चे सीखते हैं, प्रभावित होते हैं और शिक्षक के प्रति उनके नज़रिए में एक सम्मान विकसित होता है। जो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यालय में अगर पूछा जाता है, आज भी अगर पूछा आपके फेवरेट टीचर कौन है, तुरंत खड़ा होकर बच्चा बताता है हमारे ये फेवरेट टीचर हैं, हमारे ये फेवरेट मैम हैं, ये फेवरेट मिस हैं, ये फेवरेट सर हैं। तो ये कहने का मौका कौन देता है? आपका यही धैर्य और दृढ़ता, आपका जो विश्वास, जो पढ़ाने की एबिलिटी, पढ़ाने की काबिलियत बच्चे के अंदर आपके प्रति एक सम्मान का नज़रिया विकसित करता है। साथियों, यही फर्स्ट आपका हम कहेंगे कि फर्स्ट CDP था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, मेरे द्वारा समझाया गया विषय वस्तु आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ और साथियों को जोड़ें, मोटिवेट करें। मैं आपको पढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित करने का रास्ता दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उस रास्ते पर बखूबी भी चलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।